हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और आपसे बता दें, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का आपका पेपर फर्स्ट है। क्या है? पेपर फर्स्ट। और इस पेपर फर्स्ट में 100 MCQ आपके लिए लाए हैं। कितना? 100 MCQ। तो आप लोग का एग्जाम होने वाला है, जल्दी से तैयार हो जाइए MCQ क्वेश्चन पढ़ने के लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं MCQ क्वेश्चंस। और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत सारे ढेर सारे वीडियो इसी तरह लाते रहेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर फर्स्ट और फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले दिया गया है, पहला क्वेश्चन है कि आत्मनिर्भरता युग में मनुष्य का भोजन था। जैसे देखे होंगे, सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ तो पहला जो स्टेज था आत्मनिर्भरता युग। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस युग में जो मनुष्य का भोजन था, मनुष्य का भोजन था वो क्या था। तो जब आदमी, हमारे आपकी उत्पत्ति जब हुई इंसानों की, तो उस समय जो इंसान थे वो क्या खाते थे? मांस, कंद, फूल, कंद और मूल, मतलब पेड़ पत्तों के पत्तियां, फल फूल और मांस खाते थे। तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है। हाँ, पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये सारे क्वेश्चंस ढूंढ ढूंढ कर बनाए गए हैं, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि अपने हिसाब से मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर सही, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। कहीं हो सकता है कि भूल बस या मिस्टेक बस कोई और क्वेश्चन का आंसर जो बता दूं, या आपके हिसाब से लगता है कि गलत है, तो उसको बुक से अपना मैनेज कर लीजिएगा। लेकिन मोस्टली इसमें क्वेश्चंस आपको सही मिलेंगे। ठीक है। सेकंड हमारा क्वेश्चन दे रहा है कि आवश्यकताओं, प्रयत्नों तथा संतुष्टि में प्रत्यक्ष संबंध था। किस युग में था? पशुपालन, कृषि, आत्मनिर्भरता, औद्योगिक युग। तो सही ऑप्शन है आत्मनिर्भरता युग, क्योंकि इस युग में आवश्यकता भी होती थी। क्या आवश्यकता थी? खाने की। प्रयत्न उसके लिए करता था और उससे आदमी संतुष्ट होता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रथा का जन्म हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली किस युग में स्टार्ट हुई? तो आपसे बता दो, वस्तु विनिमय प्रणाली कृषि युग में, क्योंकि कृषि युग में ही अनाजों वगैरह, कृषि फसलों वगैरह का उगाया गया और उसी को अदला बदली करके अपना लोग जीविकापार्जन करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। 2-2 नंबर का सीरीज ले रहे हैं कि स्वचालित यंत्रों का आविष्कार हुआ, मतलब स्वचालित ऑटोमेटिक सिस्टम वाली मशीनें जो हैं, इसका आविष्कार किस युग में हुआ था? तो इसका आविष्कार सभी लोग जानते हैं, औद्योगिक युग में हुआ। ठीक इसी तरह है कि कृषि युग में मनुष्य का मुख्य भोजन क्या था? भाई, कृषि युग में मनुष्य का भोजन क्या था? अनाज था, यही खाता था। ठीक है। अगला है, वाणिज्य का विकास हुआ। वाणिज्य का विकास हुआ कब हुआ? सभ्यता के विकास के साथ साथ वाणिज्य का विकास हुआ। ठीक है। अगला है, मध्यस्थों का उदय किस युग की देन है? जो मीडिएटर थे, मध्यस्थ थे, ये किस युग की देन है? तो भाई, कृषि युग में तो होगा नहीं, आखेट युग में होगा नहीं। कुटीर उद्योग जब आया, यहीं पे मीडिएटर, क्योंकि कृषि युग में देखे होंगे लोग खेती अपना करते थे, बस उतना ही से वस्तु विनिमय प्रणाली उदय हुई। आखेट युग में था तो मनुष्य बस अपना बस पेट भरने के लिए इधर से उधर घूमते थे। कुटीर उद्योग हुआ, मतलब बहुत सारे धंधे छोटे छोटे स्टार्ट हुए, तो उस युग में मीडिएटर की आवश्यकता पड़ी, मध्यस्थ की आवश्यकता पड़ी, ताकि वो एक जगह से दूसरे जगह पर वस्तुओं को आसानी पूर्वक बेच सके। अगला है, 8 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ। कंप्यूटर का प्रयोग किस युग में हुआ? भाई, आधुनिक युग की देन है कि नहीं? अगला है, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद देन है। पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद किस युग की देन है? ये दस्तकारी युग की देन है। ठीक है। अगला बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है कि हस्तकला युग में उत्पादन कार्य होता था। तो सबको मालूम है हस्तकला युग में हाथ से होता था। अगला है, प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र था। प्राचीन समय में व्यवसाय का क्षेत्र बहुत ही सीमित था। आज के डेट में ना बहुत बड़ा बिजनेस है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि व्यापार से क्या आशय है? ध्यान दीजिएगा, व्यापार से क्या आशय है? वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। ऑप्शन पढ़ लीजिए, वस्तुओं का क्रय विक्रय, वस्तु का निर्माण, बीमा और बैंकिंग सेवा, परिवहन, मतलब वस्तु का क्रय विक्रय ही व्यापार से आशय है, ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि और भी इसमें एक स्टेप है लेकिन वो चीज़ें नहीं दी गई हैं।
अगला है आधुनिक युग में व्यवसाय का युग है। देखिए उचित जी यहाँ पे, आधुनिक युग में जो व्यवसाय का उद्देश्य है लाभ के साथ साथ सेवा, दोनों ही इसका होना चाहिए, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो क्रिया धन के उत्पादन अथवा वितरण से संबंधित होता है उसे क्या कहा जाता है। मतलब एक ऐसी क्रिया जिसका सीधा संबंध धन से है और उसके डिस्ट्रीब्यूशन, उसके प्रोडक्शन से है, तो आर्थिक क्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आयात से तात्पर्य है, ध्यान दीजिएगा, आयात से तात्पर्य देखते हैं कौन कौन सा ऑप्शन दिया है। आयात में दे रहा है कि विदेशों को वस्तुओं भेजना, विदेशों से वस्तुएं मंगाना, एक राज्य से दूसरे राज्य को वस्तुएं भेजना उपयुक्त से सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ठीक है। माने विदेशों से वस्तुएं मंगाना जो होता है वो आयात कहलाता है। अगला है मौसम की तरह व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। ये शब्द किस विद्वान के द्वारा दिया गया। एक स्टेटमेंट है, एक परिभाषा है, यह दिया गया है व्हीलर महोदय के द्वारा। एग्जैक्ट याद रखिएगा इसको। अगला है व्यवसाय है, व्यवसाय किस प्रकार की भाई क्रिया है। व्यवसाय एक मानवीय क्रिया है, क्योंकि जो भी व्यवसाय हो वो मनुष्य के द्वारा ही चलाया जाता है। संगठन है, संगठन क्या है बताइए। संगठन जो होता है वो विभिन्न साधनों का मैत्रीपूर्ण समायोजन को ही संगठन कहा जाता है, ठीक ना, ऑप्शन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, थोड़ा सा इसको और छोटा करें, देखें क्या है उधर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि व्यवसाय की क्रिया से आशय उस मानवीय क्रियाओं से है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय के द्वारा संपत्ति अर्जित करने या उसे प्राप्त करने से संबंध रखती है। ये परिभाषा किसने दिया है। तो ये परिभाषा है कि व्यवसायिक क्रिया से मानवीय क्रिया से है जो कि वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा संपत्ति अर्जित करने या उसके प्राप्त करने से संबंध रखती है। यह परिभाषा दिया गया है प्रोफेसर हैने के द्वारा। फिर इसी तरह एक और परिभाषा दिया है, प्रथम सेवा फिर लाभ व्यवसाय का उद्देश्य होना चाहिए। मैंने पहला सेवा होना चाहिए फिर लाभ होना चाहिए। ये व्यवसाय की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, हेनरी फोर्ड के द्वारा। ऑप्शन ए सही है। अगला है व्यापार और उसके सहायकों को मिलाकर क्या कहा जाता है भाई, वाणिज्य कहा जाता है, क्योंकि व्यवसाय और व्यवसाय की सहायक क्रिया दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, वाणिज्य कहा जाता है। व्यवसायिक क्रिया के अंग है, ध्यान दीजिएगा, व्यवसायिक क्रिया के कितने अंग है। 22 नंबर एक क्वेश्चन कह रहा है एक अंग है, और देखिए क्या क्या अंग है, हाँ 2 3 4 दिया गया है, तो व्यवसायिक क्रिया के आपसे बता दें 4 अंग है, ठीक है। अगला है कि दो देशों के मध्य होने वाला व्यापार कौन सा व्यापार कहलाता है, मालूम ही है, 2 देशों के मध्य होने वाले व्यापार को हम विदेशी व्यापार कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है शिकार करना उदाहरण है। शिकार करना 21 प्रकार के उद्योग की श्रेणी में आता है। तो जो शिकार करना है वो आपका निष्कर्षण उद्योग। निष्कर्षण मतलब होता है कि जो नेचुरल दिया गया है, ज़मीनों से निकाला जाता है, कोयले की खानों से निकाला जाता है, जंगल की कटाई की जाती है, समुद्र से मछली निकाला जाता है, सब निष्कर्षण उद्योग के अंतर्गत आता है। अगला है कि एकाकी व्यापार के लाभ पर व्यवसायिक अधिकार होता है। जो एकाकी व्यापार व्यवसाय होता है उसके लाभ पर व्यवसायी का किस प्रकार का अधिकार होता है बताइए। आंशिक अधिकार, एकाधिकार, कभी आंशिक कभी एकाधिकार, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें से है जो भी एकाकी व्यापारी होता है और लाभ कमाता है उसका स्वयं का एकाधिकार होता है, तो एकाधिकार होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप। व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप जानते ही क्या है। सबसे पहले तो एकाकी व्यवसाय स्टार्ट हुआ था। एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व होता है। एकाकी व्यापार में व्यापारी का दायित्व क्या होता है, एकदम असीमित होता है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी सोच सकता है, ठीक है। अगला है शीघ्र निर्णय लेने का गुण पाया जाता है। शीघ्र निर्णय लेने का गुण केवल एक ही व्यवसाय में पाया जाता है, एकाकी, क्योंकि वहाँ अकेला रहेगा, उसी को सोचना है। अगला है एकाकी व्यापार का प्रमुख लक्षण है, ध्यान दीजिएगा, एकाकी व्यापार का प्रमुख लक्षण है क्या क्या है। प्रबंध करने की असीमित क्षमता, प्रबंध करने की असीमित क्षमता बिल्कुल है। पर्याप्त पूंजी, ये थोड़ा अच्छा नहीं है। व्यवसायिक निरंतरता, ये भी अच्छा नहीं है। थोड़ा सा देखें और नीचे क्या है एक ऑप्शन, ऐच्छिक प्रारंभ और अंत, ये सबसे सटीक है। मतलब एकाकी व्यापार का सबसे मुख्य बेनिफिट ये है
जब चाहे तब वो बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है और जब चाहे तब बिजनेस को बंद कर सकता है। अगला क्या है, एकाकी व्यापार का पंजीयन। एकाकी व्यापार का पंजीयन क्या है, ऐच्छिक है, मतलब कंपलसरी नहीं है। वो चाहे तो करा सकता है, न चाहे तो नहीं भी करा सकता है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक ना। अब इसको अनावश्यक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एकल व्यापार छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, कि एकाकी व्यापार की स्थापना से संबंधित प्रमुख लाभ है। जब भी एकाकी व्यापार की स्थापना की जाती है तो उससे संबंधित मुख्य लाभ क्या है, ध्यान दीजिएगा। सुगम स्थापना, बिल्कुल करेक्ट। पर्याप्त पूंजी, ये नहीं होता है। वैधानिक औपचारिकता से मुक्ति, ये होता है, और इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या होगा, दो इसमें से सही दिख रहा है, ए भी सही दिख रहा है और सी भी सही दिख रहा है। तो ये दोनों ही ऑप्शन होंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ठीक ना। तो ये इसमें से ये भी सही है, क्योंकि एकाकी व्यवसाय की स्थापना करना बहुत ही सरल है। देखो, मूंगफली बेच रहा होगा वो भी एकाकी व्यापार है, एक बड़ी सी कंपनी खोला होगा वो भी एकाकी व्यापार, मतलब बड़ा सा बिजनेस किया होगा, होलसेलर होगा तो भी एकाकी व्यापार है। इसमें किसी भी वैधानिक औपचारिकता का पालन की जरूरत नहीं होती है, कोई भी कर सकता है। पर्याप्त पूंजी, ये कोई जरूरी नहीं है भाई, एकाकी व्यापार कर रहा है कोई थोड़े जरूरी है कि उसके पास पूरी पूंजी हो। तो इसमें ऑप्शन गलत दिया गया है ये, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों ऑप्शन हो सकता है। एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा, एग्जाम में कोई सटीक एक ही आएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये कह रहा है कि एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वश्रेष्ठ है यदि वह व्यक्ति इतना बड़ा हो कि व्यवसाय का स्वयं प्रबंध कर सके। यह परिभाषा जो है किसके द्वारा दी गई है, तो बता दें, विलियम आर बैसेट के द्वारा दी गई है। अगला है, सरकारी हस्तक्षेप व्यावसायिक संगठन के कौन से स्वरूप में सबसे कम पाया जाता है। मतलब किस व्यावसायिक संगठन में सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम पाया जाता है। तो आपको बता दें, केवल एकाकी व्यापार ऐसा है जिसमें सरकारी हस्तक्षेप सबसे कम होता है। अगला, यदि उत्पत्ति छोटे पैमाने पर करनी हो तो व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप उपयुक्त रहेगा। देखिए, छोटे पैमाने पर यदि बिजनेस करना है तो वहाँ पे एकाकी व्यापार ही बेस्ट रहेगा। आगे बढ़ें। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक संगठन का वह कौन सा स्वरूप है जो किसी व्यक्ति विशेष की मृत्यु होने पर भी निर्बाध गति से चलता रहता है। मतलब कहने का मतलब है कि वो कौन सा व्यावसायिक संगठन है जिसमें का कोई एक आदमी न भी रहे, मतलब चला भी जाए, ऊपर चला जाए, मृत्यु हो जाए, तो फिर भी बिजनेस चलता रहता है। तो वह है हमारा कंपनी। कंपनी ऐसी है जो एक आदमी के चले जाने पर कंपनी चलती रहती है। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आसानी से बिना वैधानिक औपचारिकता के कम से कम व्यय में स्थापित किया जाता है। मतलब वो कौन सी संस्था है, कौन सी व्यवसाय है जो बिना वैधानिक औपचारिकता के कम से कम खर्चे में स्थापित किया जा सकता है। तो जानते ही एकाकी व्यापार है। आगे बढ़िए। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य करना हो तो किसका चयन करेंगे। यदि बड़े लेवल पर हमें बिजनेस करना है तो कौन सा चयन करेंगे भाई, कंपनी को बनाएंगे। ऑप्शन सी सही है, ठीक है। सबसे अधिक कर दायित्व होता है, मैंने सबसे ज़्यादा हम टैक्स लायबिलिटीज किस में देते हैं, तो सबसे अधिक टैक्स लायबिलिटीज कंपनी को ही के द्वारा ही पे किया जाता है, ठीक ना, इसी के पास होता है। अगला है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की अधिकतम संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए कि एक सामान्य साझेदारी में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है और ऑप्शन 5, 10, 15, 20 दिया रहे तो इसमें से ऑप्शन 20 होगा। लेकिन जब कंपनी अधिनियम हमारा 2013 बना, क्या बना, कंपनी अधिनियम 2013 बना, तो ऐसी दशा में साझेदारी में सदस्यों की संख्या हमारी कितनी कर दी गई, वर्तमान और भूत कर्मचारियों को मिलाकर 100 सदस्यों की संख्या कर दी गई। तो ऐसी दशा में ध्यान दीजिएगा 100 का ऑप्शन सही होगा, भूत और वर्तमान कर्मचारियों को मिलाकर। लेकिन यदि ऐसे ऑप्शन दिया है तो भाई वहाँ पे तो 20 ही होगा, ठीक है। इसको देने का मतलब ये हुआ कि ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पूछ रहा है, और यदि संख्या बढ़ा दिया तो समझिएगा कि वो 13 के अंतर्गत पूछ रहा है।
अगला कह रहा है क्वेश्चन कि व्यावसायिक इकाई के प्रारूप का चयन करते समय किन बातों को या किन घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। किसी भी व्यावसायिक इकाई की स्थापना करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए उसकी स्थापना सुगम हो, मैंने स्थापित आसानी से किया जा सके, पैसा मतलब पूंजी पर्याप्त मात्रा में हो, उसकी लायबिलिटीज ठीक हो, ठीक ना, मैंने असीमित हो, और उपयुक्त सभी, मतलब सही ऑप्शन इसमें से डी ऑप्शन सही दिख रहा है। अगला कह रहा है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन दिया गया रहेगा कि संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो ऑप्शन इसमें से कोई नहीं मिलेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं दिया है तो यहीं पे रहेगा। यदि यही निजी कंपनी पूछे तो भाई अधिकतम जानते ही हैं 200, और क्या नाम है सार्वजनिक कंपनी पूछे तो जानते ही हैं असीमित होगा। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए ही इनमें से कोई नहीं ऑप्शन दिया गया, ठीक है ना, तो ये ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़िए। सामान्य व्यवसाय के लिए 20 से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी किस अधिनियम के अंतर्गत अवैध होती है। ध्यान दीजिएगा, ये कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत पूछा रहा है। यदि 20 से अधिक व्यक्तियों की साझेदारी अवैध हो जाती है तो इस तरह का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो यह कंपनी अधिनियम में किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या का उल्लेख कंपनी अधिनियम में किया गया है, न कि साझेदारी अधिनियम में। अगला है सूचना देकर साझेदारी समाप्त की जा सकती है। जिस सूचना देकर हम साझेदारी समाप्त कर रहे हैं तो वो कौन सी साझेदारी होगी, ऐच्छिक साझेदारी होगी, तब ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य व्यापार में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। सामान्य व्यापार में एक क्वेश्चन रिपीट किया है, देखिए इस तरह का होगा तो 20, नहीं तो कंपनी अधिनियम 13 के अंतर्गत होता है, जानते ही हैं। अगला है कि बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने वाली फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी है। ये भी 56 के अंतर्गत ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर तो 10 ही लिखिएगा, ठीक है। वैसे 13 में तो सबके लिए एक समान हो गई है। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फर्म एक व्यापारिक व्यवसाय करने के लिए अवैध मानी जाती है, मतलब ये कौन सी फर्म है जो व्यवसाय करने के लिए अवैध मानी जाती है। तो देखिएगा ये 22 साझेदारी फर्म वाला, ये भी 56 के अंतर्गत ही दे रहा है। किसी साझेदारी का विघटन कब होना आवश्यक है, बताइए। एक साझेदारी का विघटन कब होता है, जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए। क्यों, क्योंकि दुर्व्यवहार करता है तो वहाँ साझेदारी का विघटन नहीं होता है। घाटे में जाता है तो ठीक है, इस साल घाटे में होगा, अगले साल होगा, फायदा होगा। जब कोई साझेदार अस्वस्थ चित्त का हो जाए तो ये भी कोई जरूरी नहीं है कि बंद किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा। अगला है 48 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक अभ्यस्त को किसी साझेदारी फर्म में साझेदार बनाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, किसके लिए बनाया जा सकता है, सभी साझेदारों की सहमति से फर्म के केवल लाभ के लिए साझेदार बनाया जा सकता है। एक अभ्यस्त किसी साझेदारी फर्म का सदस्य हो सकता है, लेकिन वो केवल लाभ के लिए सदस्य होगा और किसी काम के लिए नहीं। अगला है सीमित साझेदारी से क्या तात्पर्य। सीमित साझेदारी का मतलब होता है कि जितने भी साझेदार है उसमें से कुछ साझेदारों का दायित्व सीमित होता है और बाकी का असीमित होता है, तो उसे सीमित साझेदारी, ऑप्शन बी सही है। अगला 50 नंबर में कह रहा है क्वेश्चन कि साझेदारी किस प्रकार अस्तित्व में आ सकती है। तो बता दें कि केवल स्पष्ट व प्रलक्षित करार द्वारा ही साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है, ऑप्शन बी सही है। अगला है कि व्यावसायिक संगठन के किस रूप का रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्ट्रार के यहाँ कराना अनिवार्य होता है, मतलब वो कौन सा व्यावसायिक संगठन का स्वरूप है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्ट्रार के पास कराना रहता है। वो निजी कंपनी होती है, एकल व्यापार तो होगा नहीं, चाय का दुकान होगा नहीं, साझेदारी फर्म होगा नहीं, यही होगा। किसी साझेदारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, किसी सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी के में सदस्य न्यूनतम 10 होने चाहिए, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं कि एक सहकारी समिति में एक सदस्य का मताधिकार निर्भर करता है, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं उनका मताधिकार किस पर निर्भर करता है, एक सदस्य का एक मत सिद्धांत पर, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक सहकारी समिति में सदस्यों को अधिकतम लाभांश किस दर से दी जाती है।
अधिकतम लाभांश किस दर से दी जाती है भाई? 6.5% की रेट से। अगला बढ़िए, सहकारी समितियों के लिए पंजीयन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है इसके लिए पंजीयन कराना एकदम जरूरी है। अगला कह रहा है, एक सहकारी समिति में सदस्य का दायित्व होता है। एक सहकारी समिति में सदस्य का दायित्व कहाँ तक होता है? तो बता दें आपको कि कंपनी और सहकारी समिति के सदस्यों का जो दायित्व होता है वो सीमित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सहकारी समिति, ध्यान दीजिएगा, एक सहकारी समिति और कंपनी में समानता है, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी और एक कंपनी में क्या इक्वलिटी है, मतलब समानता क्या है? देखते हैं क्या क्या है। दिया गया है पहला, अंकेक्षण वैधानिक आवश्यकता है, मैंने अंकेक्षण कराना जरूरी है, तो ये भी कुछ हद तक सही दिख रहा है। ठीक है ना। अंकेक्षक का चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी है, ये कोई तो जरूरी नहीं है। सभी सदस्यों को एक वोट देने का अधिकार है, ये भी कुछ हद तक सही दिख रहा है लेकिन बहुत सही नहीं है। अंकेक्षक की नियुक्ति अंशधारियों द्वारा होती है, ये भी गलत है। माने अंक सीधे है कि उसको वैधानिक अंकेक्षण की आवश्यकता है, माने अंकेक्षण वैधानिक आवश्यकता है, मतलब उसको कंपलसरी ऑडिट कराना, पहला ऑप्शन सही। अगला कह रहा है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उपक्रम संयुक्त स्कंद प्रमंडल है क्योंकि यह योग्य बनाता है। किस चीज का योग्य बनाता है भाई? प्रबंध को अत्यधिक संचालनीय स्वायत्तता के साथ कार्य करने के लिए, तो सही दिख रहा है। सरकार को अधिक नियंत्रण करने के लिए, गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला ऑप्शन सही है इसका। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि सहकारी समिति का मुख्य उद्देश्य है। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, अपने सदस्यों के हित लाभ के लिए कुछ आवश्यक सेवाएं संचालित करना ही एक कोऑपरेटिव समिति का मुख्य उद्देश्य होता है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्यवसायिक संगठन के उस प्रारूप का नाम बताइए जिसका उसके स्वामी से पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व की जो अवधारणा दी गई है वो केवल संयुक्त स्कंद कंपनी के लिए दी गई है। ठीक है। अगला 61 नंबर, कि एक बृहद आकार के उद्योगों की स्थापना के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन प्रणाली कौन सी होती है? माने बड़े लेवल पे एक बिजनेस करने के लिए, उद्योग स्थापित करने के लिए कौन सी संगठन प्रणाली सबसे बेस्ट होती है? तो वह है संयुक्त स्कंद कंपनी, जिसको कंपनी भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय रेलवे का संगठन का स्वरूप है। भारतीय जो रेलवे है ये संगठन का कौन सा स्वरूप है भाई? तो ये हमारा विभागीय प्रतिष्ठान कहलाता है। ठीक है। जीवन बीमा व्यवसाय का संगठन कैसा स्वरूप है? जीवन बीमा व्यवसाय के संगठन का स्वरूप कैसा होता है? अब देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिया है। विभागीय प्रतिष्ठान, सरकारी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, मिश्रित कंपनी, तो कौन सा ऑप्शन इसका सही है? एक पब्लिक कंपनी है। अगला, पंजाब नेशनल बैंक का संगठन किस स्वरूप का है? तो पंजाब नेशनल बैंक एक सरकारी कंपनी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 65 पे। 65 कह रहा है हमारा कि न्यायालय किसी फर्म का समापन किस परिस्थिति में कर सकता है? न्यायालय किसी फर्म का समापन किस परिस्थिति में करेगा? जब कोई साझेदार अस्वस्थ चित्त का हो जाता है तो वह न्यायालय फर्म का समापन कर देता है। ठीक है। संयुक्त हिंदू परिवार के लिए व्यवसाय है। संयुक्त हिंदू परिवार के लिए जो व्यवसाय, मतलब इसको HUF भी बोला जाता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तो इसका पंजीयन वो समझौता अनिवार्य नहीं होता क्योंकि पारिवारिक बिजनेस है। ठीक है। आगे बढ़े 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि उस व्यवसायिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहा जाता है। तो बता रहे हैं आपको कि संयुक्त हिंदू जो फर्म या व्यवसाय है उसी के परिवार या मुखिया को कर्ता कहा जाता है। 68 नंबर, एक सहकारी समिति के पंजीयन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 10 ये पीछे आ चुका था क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि सहकारी संगठन का प्रबंध किसके हाथ में होता है? जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मैनेजमेंट होता है वो किसके हाथ में होता है? तो आपसे बता दें, सदस्यों द्वारा एक निर्वाचित निकाय के हाथ में होता है। जो उसके मेंबर्स होते हैं उसके द्वारा जो निर्वाचित निकाय होता है इसके हाथ में, तो ऑप्शन सी सही है।
एकाकी व्यापार की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता दोष नहीं है। कह रहा है इसमें इसकी बहुत सारी एकाकी व्यापार की विशेषता है, लेकिन इसमें से कौन उसका दोष नहीं है। तो इसके पास सीमित साधन है, ये तो हमको लग रहा है दोष है। और कौन कौन सा है? अनिश्चित भविष्य, ये भी सही है, दोष है। और सीमित प्रबंध की योग्यता, ये भी दोष है। इसका मतलब शीघ्र जो निर्णय है ये इसका दोष नहीं है, ये इसकी बेनिफिट है। ठीक है, आगे बढ़े। साझेदारी संलेख नहीं है। साझेदारी संलेख क्या नहीं है भाई? एक सार्वजनिक प्रलेख नहीं है, बाकी तो सब ही है। साझेदारी संलेख एक समझौता भी होता है, वांछित तथा महत्वपूर्ण निर्णय भी होता है, एक निजी प्रलेख होता है, सार्वजनिक प्रलेख नहीं होता। इसी तरह है कि एक साझेदारी का अनिवार्य लक्षण क्या है? इस साझेदारी का मेन कैरेक्टर, मेन विशेषता क्या होती है? पहली मुख्य विशेषता है साझेदारों में स्वामी और एजेंट का संबंध होता है, ये इसकी विशेषता है। अगला है साझेदारी में सदस्यों का दायित्व होता है। साझेदारी में जो सदस्यों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। एक बार में एग्जैक्ट कोई आंसर याद रखिएगा, वो तो चीज़ है, ये एक बार में आंसर आपको याद है तो ऑप्शन ढूंढने में वहाँ पे पढ़े रहेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, साझेदारी का जन्म हुआ था, बताइए साझेदारी का जन्म किस वजह से हुआ था भाई? साझेदारी का जन्म जो हुआ था संयुक्त पूंजी वाली कंपनी के दोषों के दूर करने के लिए पार्टनरशिप, क्योंकि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे हो जाती है और एकाकी व्यापार छोटे लेवल पे हो जाता है, तो थोड़ा बीच का बैलेंस बनाने के लिए इसका पार्टनरशिप बिजनेस का स्टार्ट किया गया। अगला 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है साझेदारी के कार्यकलापों का नियंत्रण करता है, माने साझेदारी फर्म के जो कार्यकलाप क्रिया जो कलाप होते हैं इसका नियंत्रण कौन करता है? तो भारतीय साझेदारी अधिनियम करता है। प्रधान और अभिकर्ता का संबंध किस बिजनेस में होता है? तो प्रधान और अभिकर्ता का जो संबंध है वो हमारा साझेदारी संगठन में होता है। ठीक ना। अगला है 76 नंबर, एक सीमित साझेदारी फर्म का पंजीयन क्या है? ध्यान दीजिए, साझेदारी व्यवसाय कई तरीके का होता है, लेकिन एक सीमित साझेदारी होती है। सीमित साझेदारी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो कंपलसरी होता है, अनिवार्य होता है। अगला, यदि साझेदारी के अनुबंधों में साझेदारी की अवधि संबंधी कोई बात नहीं दी गई है तो ऐसी साझेदारी हुई, मतलब साझेदारी जब बना या समझौता हुआ तो उसमें उसकी अवधि संबंधी कोई बात नहीं दी गई है, तो ऐसी साझेदारी किस तरह की साझेदारी होगी? ऐच्छिक साझेदारी, विशिष्ट साझेदारी, सीमित साझेदारी, अवैध साझेदारी, तो इसमें से सही ऑप्शन है ऐच्छिक साझेदारी। अगला है किसी भी कार्य या व्यवसाय में कोई व्यक्ति साझेदार हो तो ऐसी साझेदारी को कहते हैं, तो ऐसी साझेदारी को कौन सी साझेदारी कहा जाएगा? ऐच्छिक साझेदारी। अगला, एक अवयस्क की आय होती है, ध्यान दीजिएगा, एक नाबालिग की आय 18 वर्ष से कम होती है। फिर इसी तरह है प्रदर्शन द्वारा साझेदार का दायित्व होता है, जो प्रदर्शन द्वारा साझेदार होता है उसका दायित्व असीमित होता है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामियों का दायित्व असीमित होता है। स्वामी का दायित्व किस बिजनेस में असीमित होता है? तो एकाकी व्यवसाय में भी होता है, साझेदारी में भी होता है, लेकिन इस कंपनी में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही इसका, एकाकी और साझेदारी दोनों में। पंजीयक अर्थात रजिस्ट्रार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करता है। अगला है पंजीयन संबंधी त्रुटियों का संशोधन किया जाता है। पंजीयन संबंधी त्रुटियों का संशोधन कहाँ पे किया जाता है भाई? साझेदारों की प्रार्थना पर, न्यायालय के पुनः आदेश प्राप्त होने पर, पंजीयन के द्वारा भूल पकड़े जाने पर, सभी दशाओं में किया जाता है। ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम लागू होता है। तो भारतीय साझेदारी अधिनियम, अब ध्यान दीजिएगा, समस्त भारत, क्योंकि पहले के हिसाब से तो यह होना चाहिए, लेकिन जानते हैं 2-3-4 साल पहले 370 भारत से ये समाप्त कर दिया गया, इसके हिसाब से समस्त भारत पे लागू होता। अगला, भारत के पंजीयन फर्म के पंजीयन से लाभ है, ध्यान दीजिएगा, फर्म के पंजीयन से क्या, फर्म है साझेदारी फर्म,
फिर किसको लाभ प्राप्त होता है? फर्म को होता है कि साझेदार को होता है कि तृतीय पक्षकार को होता है कि सबको होता है? तो जब किसी साझेदारी फर्म का पंजीयन करा लिया जाता है तो साझेदार, साझेदारी फर्म और तृतीय पक्षकार तीनों को बेनिफिट होता है। 85 नंबर में कह रहा है कि एक साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया जा सकता है। एक साझेदारी फर्म का पंजीयन कब कराया जा सकता है? तो बता दें कि फर्म की स्थापना के बाद किसी भी समय एक साझेदारी फर्म का पंजीयन कराया जा सकता है। अगला है, एक साझेदारी संस्था को सूचना देकर समापन किया जा सकता है जब साझेदारी हो। मतलब किसी भी साझेदारी फर्म को केवल सूचना मात्र से उसको समाप्त कर दिया जाता है। वो कौन सी साझेदारी होती है? तो यह ऐच्छिक साझेदारी होती है। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़िए। 88 नंबर क्वेश्चन है कि जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाए, जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो फर्म की हानि को कौन सहन करता है? तो फर्म, जब सभी साझेदार दिवालिया हो जाए तो लेनदार सहन करेंगे। साझेदार तो दिवालिया ही हो गए तो देगा कौन? लेनदार ने देगा। अगला है, दिवालिया साझेदार की कमी को अन्य साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांट? जब दिवालिया कोई साझेदार हो जाता है तो उसको, उसकी जो हानि होती है, उसकी जो कमी होती है, उसको शेष साझेदार किस अनुपात में बांटते हैं भाई? उसकी पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। आगे बढ़िए। कह रहा है कि जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो क्या होता है? जब नया साझेदार फर्म में प्रवेश करेगा तो बस पुरानी साझेदारी क्या होगी? विघटित करना पड़ेगा, नई साझेदारी बनेगी। मतलब बिजनेस तो वही रहेगा लेकिन साझेदारी केवल समाप्त हो जाएगी, नया साझेदारी का निर्माण होगा। अगला है, किसी साझेदार के पागल हो जाने पर साझेदारी की समाप्ति कहलाती है। जब कोई साझेदार पागल हो जाता है तो उसके उस समय साझेदारी जो समाप्त होती है वो किस तरह के? न्यायालय द्वारा समापन होता है ना, और क्या होता है? अनिवार्य समापन होता है। ये ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है ना। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम की किस धारा में फर्म की समाप्ति की परिभाषा दी गई है? वो कौन सी धारा है जिसमें साझेदारी फर्म के समापन की बात कही गई है? तो 92 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि वो धारा 32 है जिसमें भारतीय साझेदारी अधिनियम के समापन का उल्लेख किया गया। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कंपनी का संचालन किया जाता है। जो कंपनी है उसको ऑपरेट अर्थात उसके चलाया किसके द्वारा जाता है? तो संचालक के द्वारा। ये ध्यान दीजिएगा, अंशधारी नहीं चलाता है, संचालक चलाते हैं। अंशधारी तो उसके स्वामी होते हैं। अगला कह रहा है कि एक निजी सीमित कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। एक निजी सीमित कंपनी में, यहाँ पे देखिएगा सारा ऑप्शन ही गलत दिया गया। इसमें मैक्सिमम 200 तक सदस्य हो सकते हैं। ठीक ना, इसमें से कोई भी ऑप्शन सही दिख नहीं रहा है। तो मैक्सिमम 200 सदस्य हो सकते हैं। अब चूंकि मान लीजिए कि ऐसे ऑप्शन दिया रहे और निजी सीमित कंपनी का है तब मजबूरी भाई कोई ऑप्शन नहीं है तो 100 लगाएंगे, लेकिन 200 होती है। अगला कह रहा है 95 नंबर क्वेश्चन, वो टाइपिंग वगैरह में भी मिस्टेक है या कुछ रॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कंपनी के संचालन को नियंत्रित करता है। कंपनी के संचालन को कौन नियंत्रित करता है? माने जो कंपनी का संचालन किया जाता है तो उसको कंट्रोल भी करने का काम किया जाता है, वो कौन करता है? तो कंपनी अधिनियम 1956। तो आज के डेट में कंपनी अधिनियम 1956 नहीं है, वहाँ पे आज के डेट में कंपनी अधिनियम 2013 है। ठीक ना, तो ये होगा आपका। अगला है कि यदि किसी निजी कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंधों में से किसी की अवहेलना हो जाती है तो ऐसी कंपनी मानी जाती है। ऐसी कंपनी क्या मानी जाती है भाई? एक सार्वजनिक कंपनी मानी जाती है। ठीक है। अगला है, पार्षद सीमा नियम पर कम से कम कितने व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं? तो आपसे बता दें, पार्षद सीमा नियम पर कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होते हैं। पार्षद सीमा नियम तैयार कौन करता है? तो पार्षद सीमा नियम हमेशा जो कंपनी बनाता है, प्रमोटर होता है, वही तैयार करता है। प्रवर्तक, ऑप्शन ए सही है। और अगला 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक निजी कंपनी अपना व्यापार प्रारंभ कर सकती है। एक निजी कंपनी, निजी और सार्वजनिक दो तरह की कंपनियां होती हैं, तो निजी कंपनी जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराती है वैसे ही अपना बिजनेस स्टार्ट करती है। मैंने समामेलन का प्रमाण पत्र मिलने पर ही वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन वही पब्लिक कंपनी होगी तो वो बिजनेस प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र लेगी, उसके बाद स्टार्ट करेगी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन आंसर आपका ए है। कंपनी के निर्माण से आशय है। कंपनी के निर्माण से मतलब क्या? कंपनी का निर्माण मतलब है
उसका रजिस्ट्रेशन और प्रमोटर दोनों से। वैसे सही ऑप्शन तो मतलब प्रवर्तन ही है, लेकिन प्रवर्तन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। तो इस तरह आप लोग का ये 100 MCQ कंप्लीट हुआ। ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का 100 MCQ आप लोगों को कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और भी किसी सब्जेक्ट का आपको चाहिए MCQ क्वेश्चन तो आप ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट के हिसाब से ही उस पर कुछ MCQ को मैं बना सकता हूं और आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे ताकि आप पढ़ लें। ठीक है, फिलहाल ये जो MCQ